ठंड में छत पर सोने वाला गांव। अरे राम रे, ये पानी तो हाथ काट रहा है, पर मेरे ससुराल वालों को इतनी समझ कहाँ है। बस आवाज देंगे, बहू छत पर बिस्तर लगा दे। भला इतनी ठंड में छत पर कोई सोता है? नीचे कमरा होते हुए भी छत पर सोने का क्या मतलब? अश्विनी रात के झूठे बर्तन धो रही है। पानी बर्फ जैसा है और उसकी सांस से भाप उठ रही है और ठंड से कांपते हुए हर पल के साथ उसे याद आ रहा है कि रात फिर छत पर कटेगी, खुले आसमान के नीचे, ओस और सर्द हवा के बीच। तभी बाहर हॉल से उसकी सास की आवाज आती है। बड़ी बहू, सोने का समय हो गया, छत पर बिस्तर लगा दो। अश्विनी ने नल बंद किया, हथेलियां साड़ी के पल्लू से पहुंची और ऊपर छत की ओर देखा। आ गया ऑर्डर, अब चलो ठंड में कांपते हुए छत पर पूरे घर के लोगों का बिस्तर लगाओ। अश्विनी किचन से बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने परिवार के पास जाती है। भाभी, मम्मी पापा की बिस्तर थोड़ी मोटी लगाना, ठंड बढ़ रही है। सिराज ने यह बात ऐसे कही जैसे बरसों से रटी हुई बात हो। लावण्या ने सिर झुकाया, पर मन में उबाल था। जी देवर जी, और कुछ हो तो वो भी बता ही दीजिए। दिन भर के काम के बाद अश्विनी रजाई गद्दे उठाकर छत पर जाने लगी। आने दो देवर जी की बीवी को, फिर मैं बताऊंगी मोटे गद्दे कैसे बिछाए जाते हैं। अश्विनी अपने घर की छत पर मोटे रजाई गद्दे लेकर पहुंचती है। आसपास के सभी घरों के छत पर लोग रजाई गद्दे बढ़ा रहे थे। तभी अश्विनी के घर के लोग भी छत पर आ जाते हैं। बहू, तू बिस्तर लगा, मैं अपने पड़ोस की सहेलियों के साथ बैठी हूँ। अरे आज ठंड कल के मुकाबले कुछ ज्यादा है। अरे आज तो अपने दोस्तों के साथ खुली हवा में सोने का और आनंद आएगा। अश्विनी अपनी नंद की मदद से छत पर बिस्तर लगाती है। भाभी, कल छोटे भैया की शादी में आप क्या पहनेंगी? इसी तरह बात करते हुए अश्विनी और प्रिया ने सबके लिए बिस्तर लगा दिया और पड़ोस की बहुओं के साथ में खड़ी होती है। और अश्विनी बहन, देवर की शादी की सारी तैयारियां हो गई ना? अब तो तुम्हारा हाथ बटाने वाली एक छोटी बहन आ जाएगी। देखते रहना, कहीं छोटी बहू घर कोई बड़ी बहू को दबा न दे। अश्विनी अपने पड़ोस की बहू के साथ बातें कर ही रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुर अपने दोस्तों के साथ आग सेकते हुए। एक काम तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी की, गांव के सभी लोगों को छत पर सोने वाली परंपरा बनाकर। अरे हम लोग तो बचपन से छतों पर सोते आ रहे हैं, तभी तो हमारे गांव में इतनी एकता बनी हुई है। रामप्रसाद अपने दोस्तों के साथ अपनी छत पर सोने वाली गांव की परंपरा के बारे में बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुगंधा गांव की औरतों के साथ बात करते हुए। कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम सभी लोगों को मेरे बेटे की शादी में आना है। सुगंधा बहन, तुम्हारे घर की शादी और हम लोग ना आए? हम जरूर आएंगे। अच्छा, अब चलो सो जाते, बहुत रात हो गई है। सभी लोग कड़कड़ाती सर्दी, ठंडी ठंडी हवाओं में अपने अपने बिस्तरों में रजाई कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। इस गांव की परंपरा थी कि गांव के सभी परिवार अपने अपने घरों की छत पर ही सोएंगे, जिस परंपरा को आज तक गांव के जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी लोग मानते हुए अपनी अपनी छतों पर ही सोते हैं। आज रामप्रसाद के छोटे बेटे सिराज की शादी है, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ है। अरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अग्नि के साथ फेरे लें। घर के छोटे बेटे सिराज की शादी शहर में पली बड़ी कन्हैया लाल की बेटी छोटी लावण्या से होती है। सिराज लावण्या का हाथ थामे हुए अपने घर के चौखट पर खड़ा होता है। बहू, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। लावण्या चावल के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करती है। वाह काकी, हमारी छोटी देवरानी तो बड़ी सुंदर ढूंढी है। चल हट, नजर मत लगा देना मेरी नई बहू को। अच्छा, मजाक मस्ती कल करना, सभी शादी के थकान से थके हुए हैं, अब बच्चों को आराम करने दो। रामप्रसाद की छोटी बेटी प्रिया आगे बढ़कर लावण्या का हाथ पकड़ते हुए कहती है। आइए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, आप कपड़े बदल लीजिए। लावण्या अपने कमरे में जाती है, चारों तरफ देखती है और कपड़े चेंज करके बेड पर सोने जा रही थी। तभी सुगंधा कमरे में आती है। अरे अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? भला कमरे में भी कोई सोता है? आओ, मैं तुम्हें हमारे गांव की परंपरा दिखाती हूँ। कमरे में ही तो सोएंगे, और कहाँ सोएंगे? और इतनी रात में कैसी परंपरा माँ जी? सुगंधा लावण्या को अपने साथ ठंडी हवाओं के बीच छत पर ले जाती है। गांव के सभी घर के छतों पर बिस्तर बिछाए कुछ लोग सोए हुए थे और कुछ बहुएं बिस्तर बिछा रही थीं। बहू, हमारे गांव की परंपरा है, सभी लोग छत पर ही सोते हैं, तुम भी हमारे साथ छत पर ही सोओगी।
माँ जी, इतनी ठंड में मैं छत पर नहीं सो सकती, सुबह तक मेरी हड्डियां जम जाएंगी। गर्म खून है बहू, कुछ नहीं होगा, देखो सभी सो रहे, तुम भी अपने बिस्तर पर सो जाओ। सुगंधा अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है और गांव की अजीब परंपरा से हैरान लावण्या चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रही होती है। तभी लावण्या की जेठानी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उसके पास आती है। क्या हुआ देवरानी जी, कौवे की तरह यहाँ क्यों ताक रही हैं? माँ जी ने तो छत पर सोने को बोलकर सो गई, मैं छत पर नहीं सोऊंगी, मैं जा रही हूँ नीचे। तुम्हारे नीचे जाते ही सुगंधा काकी तुम्हें पीछे पीछे आ जाएंगी। ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम लोग खुद सालों से इस परंपरा से परेशान हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, सोना तो तुम्हें छत पर ही है, और सिर्फ आज नहीं, हमेशा, हर रात। बात की गंभीरता को समझते हुए कांपते हुए लावण्या कहती है, आज तो मैं कुछ कह नहीं सकी, पर कल से मैं छत पर नहीं सोऊंगी। मैं कल ही माँ जी से बात करती हूँ। लावण्या मन मार कर अपने बिस्तर में दुबक कर सो जाती है और कांपते हुए सर्दियों से भरी रात गुजार देती है। अगले दिन किचन में खड़ी लावण्या अपनी पहली रसोई बना रही होती है। अगर इसी तरह इस गांव की अजीब परंपरा में शामिल हुई तो मैं तो बहुत जल्द बर्फ बन जाऊंगी। अश्विनी दीदी ने जैसा बताया था, घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। लावण्या के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। ऐसा करती हूँ, आलू के पराठे जला देती हूँ, खीर में चीनी नहीं डालती हूँ और सब्जी में नमक डबल कर देती हूँ। लावण्या जानबूझकर अपनी पहली रसोई में गड़बड़ करती है और अपने ससुराल वालों को खाना परोसती है। घर के लोग पहला निवाला खाते ही, अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? रोटियां जली हुई हैं, सब्जियों में नमक ज्यादा है और खीर में चीनी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है किसने बनाया है? माफ कीजिएगा माँ जी, कल सारी रात ठंड में सो नहीं पाई और शादी की थकान की वजह से गड़बड़ हो गई। मैं छत पर नहीं सोऊंगी, छत पर ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से बहुत ज्यादा ठंड होती है। लावण्या की बात सुनकर सुगंधा और रामप्रसाद उठ खड़े होते हैं। बहू, हमारे यहाँ सब ऐसे ही सोते हैं, हमारे गाँव की परंपरा है। बहू, आज पहला दिन है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हफ्ते 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हमें बड़े बुजुर्गों का कहा मानना चाहिए। लावण्या ने कुछ कहना सही नहीं समझा। यहाँ बोलना यानी रिवाज से टकराना है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। दोपहर तक धूप तेज हुई। लावण्या आंगन में आई ठंडी हवाओं में, धूप में गांव की कुछ बहू के साथ जाकर खड़ी हो गई। रात में पाला पड़ता है, सांस लेते लेते गला सूख जाता है, पर हमारे ससुराल वालों को कौन समझाए। अश्विनी की बात सुनकर लावण्या दोनों हाथ रगड़ते हुए कहती है, अगर आप लोग इतनी परेशान हैं तो छत पर क्यों सोती हैं? आप सभी मिलकर मना भी तो कर सकती हैं। हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली पर कोई फायदा नहीं। तुम भी मन मारकर गांव की परंपरा को मान लो, वरना आखिर में मानना ही पड़ेगा। लावण्या ये समझ चुकी थी कि खुलकर विरोध करना अभी मुमकिन नहीं है। इसी तरह बात करते हुए सब अपने अपने घर चले जाते हैं और शाम को लावण्या सिराज के साथ अपने कमरे में। आप लोग इतनी ठंड में छत पर कैसे सोते हैं? मुझसे नहीं सोया जाएगा, आप अपने माँ बाप से बात कीजिए। सिराज लावण्या को समझाने की कोशिश करता है। बस कुछ महीने और थोड़ा सह लो, गांव में सब ऐसे ही सोते हैं। सहन ही तो कर रही हूँ, पर कब तक? ये पहली बार था जब किसी ने उसकी बात को पूरी तरह नहीं पर आधा सही कहा। ठंडी रात उतर आई, आसमान साफ था, तारों की चादर चमक रही थी। लावण्या किचन में बर्तन धो रही थी और फिर अश्विनी किचन की सफाई कर रही थी। बड़ी बहू, छोटी बहू, छत पर बिस्तर लगाओ, आज फिर छत पर सोना पड़ेगा। किस घर में शादी करवा दी मेरे माँ बाप ने? पर उनकी क्या गलती, ये लोग ही गलत हैं। जल्दी चलो, छत पर बिस्तर भी लगाना है। लावण्या ने रजाइयां उठाई, सिर पर दुपट्टा बांधा और छत पर चली आई। छत पर आते ही ठंडी हवाएं सुई जैसी चुभी। अरे बाप रे, कितनी ठंड है, इस तरह कांपते हुए तो मेरी हड्डियां जम जाएंगी। लावण्या की बात सुनकर अश्विनी हंसने लगती है और आसपास की बहुएं लावण्या के पास आती हैं। तो नई नवेली बहू आज भी छत पर सोने आ गई? मुझे तो लगा था तुम अपने कमरे में सो रही होगी। सुमन की बात सुनकर सभी बहुएं हंसने लगती हैं। बहुओं की हंसी लावण्या के दिल में चुभ गई, पर लावण्या शांत आवाज में कहती है, मैंने अपने ससुराल वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अब लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो तुमने कुछ सोचा है, इस ठंड में हम छत पर सोने से कैसे बचेंगे? फिलहाल तो नहीं, पर कल आप लोगों को एक बढ़िया आइडिया दूंगी मैं। इतना कहकर लावण्या बिस्तर लगाने लग जाती है। लावण्या की बातों से अश्विनी और आसपास के घरों की बहुओं के मन में थोड़ी आश जगती है। वहीं लावण्या करवट बदलते हुए रात बिता देती है। ओस की बूंदें रात भर रजाई को भिगाती रहती हैं।
सुबह गर्म पानी से नहाने के बाद लावण्या धूप में जाकर बैठ जाती है और चमकते सूरज की गर्मी में आसपास की सहेली बन गई बहुओं से बात करते हुए। कुछ आइडिया आया तुम्हें? हाँ, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? लावण्या हल्की मुस्कान के साथ गंभीरता से कहती है। खुलकर विरोध करना अभी मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैंने एक रास्ता खोजा है। आज शाम हम अपनी छतों को भिगा देंगे। भीगी छत पर घर वाले सो नहीं पाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। भीगी छत पर बिस्तर नहीं बिछा सकते। हमें ये आइडिया अच्छा लगा, तो आज शाम हम लोग कुएं के ठंडे पानी से अपनी छतों को भिगा देंगे। धीरे धीरे रात हो जाती है और गांव की बहुएं और लावण्या रोज की तरह घर के सभी काम खत्म करके अपनी पहली कोशिश शुरू करती हैं। शाम के वक्त लावण्या गांव की बहुओं के साथ अपने छत पर कुएं का बर्फ सा ठंडा पानी उड़ेल देती है। ठंडे पानी से लावण्या का बदन कांप उठा और उसने आवाज नहीं निकाली। अब देखती हूँ लोग छतों पर बिस्तर कैसे बिछाते हैं। आज तो आराम से अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सोऊंगी। ठीक है, अब नीचे चलो वरना माँ जी ऊपर आ जाएंगी। सभी बहुओं के चेहरे पर खुशी थी, पर अपनी खुशी को दबाते हुए बहुएं अपने घरों में चली जाती हैं। थोड़ा समय बीतता है और लावण्या अपने घर वालों को खाना परोसती है। वाह बहू, आज तो तूने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया। अब लग रहा है तुझे भी छत पर सोने की आदत लग गई है। लावण्या हल्के मुस्कान के साथ सब झूठ बोलती है। हाँ माँ जी, छत पर सोने का तो मजा ही अलग है। आज भी हम छत पर सोएंगे। तो चल जल्दी छत पर सबके लिए बिस्तर बिछा दे। आज तो मुझे अपनी सहेलियों से बहुत बात करनी है। जी माँ जी, हम अभी बिस्तर लगा देते हैं। लावण्या और अश्विनी हमेशा की तरह रजाई कंबल लेकर छत पर जा ही रही होती हैं। तभी पड़ोस की छत पर से सुगंधा को बुलाने की आवाज आती है। सुगंधा, सुगंधा, अरे जल्दी छत पर आ। ये लो, शांति की आवाज है, पर इतने जोरों से क्यों चिल्ला रही है? कहीं छत पर गिर तो नहीं गई? हटो तुम लोग, पहले मुझे जाकर देखने दो। सुगंधा बिना देरी किए फौरन छत की तरफ दौड़ती है और छत पर जाते ही घबराई आवाज में शांति की तरफ देखते हुए पूछती है। अरे क्या हुआ? तुझे इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रही है? तेरी बहू ने कहीं तेरे ऊपर ठंडा पानी तो नहीं डाल दिया? अरे पानी तो डाल दिया, पर मेरे ऊपर नहीं, हमारे घर की छतों पर। शांति देवी की बात सुनकर सुगंधा चारों तरफ नजर दौड़ाती है। आसपास के सभी घरों के लोग अपनी अपनी छत पर खड़े हैं, पर किसी ने बिस्तर नहीं बिछाई हुई है। मेरे घर की छत कैसे भीग गई? आज तो बारिश भी नहीं हुई। जरा ठीक से देख, सिर्फ छतें ही भीगी हुई हैं। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर छतें भिगाई हैं। बहू की इस हरकत से अनजान गांव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तभी पड़ोस की छत पर खड़ा मुकुल गुस्से में कहता है, अगर मुझे पता चल जाए कि किसने की है यह हरकत, तो मैं उस पर पिघली हुई बर्फ का पानी फेंक दूं। छत पर चल रही बातों को सुनकर घर के बाकी लोग भी छत पर आ जाते हैं। अरे हमारी बरसों से चली आ रही छत पर सोने की परंपरा में कोई रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मामले की गर्मी को समझते हुए बहुएं माहौल ठंडा करने की कोशिश करती हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी ठंड में छत पर खड़ा रहना ठीक नहीं है। बस आज के लिए हम लोग अपने घरों में सो जाते हैं। कल सुबह सूरज की गर्मी से पानी सूख जाएगा, तो हम लोग फिर कल रात से अपनी छत पर सोएंगे। अश्विनी की बात सुनकर रामप्रसाद अपने बचपन की बात बताते हुए कहते हैं, अरे नहीं सोएंगे तो हम लोग छत पर ही। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ परंपरा नहीं बनाई, साथ में परंपरा को निभाना भी सिखाया है। हम लोगों को याद है, पहले जब कभी हमारी छत भीग जाया करती थी तो हमारे बड़े बुजुर्ग किस तरह छत पर लकड़ियों से आग जलाकर छत को सुखाया करते थे। रामप्रसाद की बात सुनकर सबके चेहरे की परेशानी मुस्कुराहट में बदल जाती है। तभी सुगंधा और गांव की दूसरी औरत अपनी अपनी बहू को लकड़ियां लाने को कहती हैं। बड़ी बहू, छोटी बहू, घर के आंगन में पड़ी हुई लकड़ियों को छत पर लाकर छोटे छोटे टुकड़े करो। अश्विनी और लावण्या उदास चेहरा लिए अपने घर के आंगन से लकड़ियां छत पर लाते हुए लावण्या और खुद को कोसने लगते हैं। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने उस कल की आई लड़की की बात मानी। वो बेचारी तो अनजान है गांव वालों की जीत से, पर हमें उसे समझाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमें इतनी रात में लकड़ियां काटनी पड़ रही हैं। भीगी लकड़ियों के धुएं से खांसती हुई लावण्या वसुंधरा की बात का जवाब देते हुए कहती है, इतनी ठंड में मुझसे भी लकड़ियां नहीं जलाई जा रही हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन गांव की बहुओं के साथ सब्जियां खरीदते लावण्या सबको अपने दूसरे आइडिया के बारे में बताती है। अगर छत पर ढेर सारी चींटियां और मच्छर मक्खियां हो तब तो गांव वाले कुछ नहीं कर पाएंगे ना। पर तुम ये करोगी कैसे? अगर हम थोड़े से गुड़ और चीनी को छत पर फैला दें तो अपने आप चींटियां और मक्खियां उसे खाने चली आएंगी और हमें छत पर नहीं सोना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। गांव के बुजुर्ग बड़े जिद्दी हैं। खैर, मैं और नहीं रुक सकती। कौशिक बीमार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है।
सुमन अपने बेटे कौशिक को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। सब्जी खरीदती लावण्या कहती है, इतनी ठंड में बच्चों को छत पर सुलाओगी तो क्या होगा? पर ठीक ही है, इसी बहाने दीदी कुछ दिन घर में सो पाएंगी। ऐसा सोचना भी मत, बच्चे बीमार होने की गलती वो तुम पर डाल देंगे। वो गांव वाले कभी नहीं कहेंगे कि बच्चे छत पर सोने की वजह से बीमार पड़े हैं। लावण्या गांव वालों के बारे में एक और बात जानकर हैरान हो जाती है और रोज की तरह दिन बीतता है और शाम को मौका मिलते ही लावण्या छत पर चली जाती है। आज तो आराम से अपनी रजाई ओढ़कर सोंगी, कितने दिनों बाद ठंडी हवाओं से छुट्टी मिलेगी। लावण्या अपने ससुराल की छत पर गुड़ और चीनी फैला देती है और दबे पांव नीचे आकर किचन में काम करने लगती है। धीरे धीरे सोने का समय का वक्त हो जाता है और सुगंधा छत पर जाती है। छत पर इतनी सारी चींटियां और मक्खी मच्छर कहाँ से आ गए? अब मुझे लगता है ये किसी न किसी की चाल है। हो ना हो दोनों बहुओं में से ही किसी ने किया होगा, पर उन्हें पता भी नहीं कि मैं उनकी सास हूँ। सुगंधा अपनी बहू की चाल समझ जाती है और बड़ी समझदारी से अपनी दोनों बहू को आवाज लगाती है, बहुओं जरा छत पर एक गोबर का कंडा लेकर आना। नीचे खड़ी बहू में एक दूसरे का मुंह देखते हुए कहते हैं, जाइए देवरानी जी, माँ जी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ही आपको बुलाया है। लावण्या चेहरे पर नकली मुस्कान लिए अपनी सास के पास छत पर जाती है। माँ जी, आपने गोबर का कंडा क्यों मंगवाया है? कुछ नहीं बहू, इस कंडे को जलाकर जमीन पर रख दे। लावण्या तेज हवा में कांपते हुए किसी तरह कंडे में धुएं वाली आग लगाती है, जिससे सारी चींटियां और मक्खी मच्छर भाग जाते हैं और अश्विनी लावण्या के लाचार हालत पर हंसने लगती है। कोई बात नहीं, कल जब मैं सीढ़ियां ही नहीं चढ़ पाऊंगी तो ये लोग मुझे छत पर लाएंगे कैसे? इसी तरह लावण्या की तमाम कोशिशें नाकामयाब होती हैं और उसे इस रात भी ठंडी हवाओं और खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। सभी छत पर हैं, लेकिन छोटी बहू अभी भी नीचे, उसे मैं बुलाकर लाती हूँ। सुगंधा जैसे ही किचन में जाती है तो वो देखती है कि लावण्या किचन में अपना पैर पकड़कर बैठी है और दर्द से चीख रही है। अरे बहू, क्या हुआ? तू ठीक तो है? माँ जी, मेरे पैर पर ये चकला गिर गया, अब मैं छत पर कैसे जाऊं? मतलब आज मुझे नीचे सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे तो छत पर सोना है। अरे अभी उदास क्यों हो रही है? मैं हूं ना, चल तुझे अपने हाथों का सहारा देकर छत पर ले चलती हूँ। तभी सीढ़ी के पास अचानक लावण्या नीचे गिरकर बैठ जाती है। अरे अरे बहू, तू फिर गिर गई, तू ठीक तो है? माँ जी, अब मैं क्या करूँ? मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा, मैं छत पर कैसे जाऊंगी? आपका सहारा मिलने के बाद भी मेरे से चला नहीं गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब तुझे यहीं नीचे ही सोना पड़ेगा। चल मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ देती हूँ, तो अपने कमरे में सो जाना। फिर सुगंधा लावण्या को उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देती है और वापस छत पर चली जाती है। अरे ये क्या, तुम बिना पानी लिए आ गई? अरे वो नीचे बहू के पैर में चोट लग गई थी तो मेरा ध्यान हट गया। रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर सुगंधा किचन से पानी लेती है और लावण्या के कमरे में देने जाती है। तभी ओए बल्ले बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा शावा, फाइनली अब मुझे छत पर नहीं सोना पड़ेगा। मेरा प्लान कामयाब हो गया। अभी तो बहू के पैर में चोट लगी थी, बहू से चला भी नहीं जा रहा था और अभी अचानक नाचने कैसे लगी? कहीं बहू कोई बहाना तो नहीं कर रही है? नाचते नाचते लावण्या का ध्यान सुगंधा पर पड़ता है। वो मैं छत पर ही आ रही थी और मैं नाच इसलिए रही थी कि मेरे पैर ठीक हो गए और अब मैं छत पर सो सकती हूँ। मैंने अपने पाँव को थोड़ा हिलाया तो एक चटक के साथ मेरा पाँव ठीक हो गया। अच्छा, छत पर आ रही थी तो ठीक है, चलो मेरे साथ ही चलो छत पर। एक रात फिर लावण्या को छत पर सबके साथ सोना पड़ता है। बस अब बहुत हो गया, अब मुझे गांव वालों को समझाना ही पड़ेगा अलग अंदाज में। रात भर ठंड की वजह से लावण्या सो नहीं पाती और करवटें बदलते हुए सुबह कर देती है, पर उसने ठंड में छत पर सोने से बचने के लिए एक उपाय सोच लिया है। हेलो डॉक्टर। हेलो लावण्या, बहुत दिन बाद कॉल किया, कैसी हो? आपसे एक हेल्प चाहिए। मेरे गांव में बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, अगर आप एक कैंप करवा सके तो गांव वालों की काफी मदद होगी। ऑफ कोर्स लावण्या, तुम्हारे कहने पर मैं एक सरकारी कैंप तुम्हारे गांव में करूंगा। ओके डॉक्टर। गांव के सरकारी डॉक्टर ने सरकार से बात करके गांव में कैंप करने की इजाजत ले ली और साथ ही गांव की मेडिकल रिपोर्ट भी निकलवाई और 2 दिन बाद अपनी टीम के साथ सरपंच के घर पहुंच गया। नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या काम है आपको? सरपंच के नौकर के पूछने पर डॉक्टर उसे अपने आने का कारण बताता है। मैं सरपंच जी से मिलने आया हूं, उनसे कुछ काम है। सरपंच का नौकर फौरन सरपंच के पास आकर सारी बात बताता है। सरपंच जी, डॉक्टर साहब और कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। डॉक्टर साहब को अंदर भेज दो।
डॉक्टर और उनके साथ आए लोग सरपंच के घर में जाते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? डॉक्टर सरपंच को अपने आने की वजह बताता है। हम सरकारी डॉक्टर की टीम सरकार की तरफ से आपके गांव में सर्वे के लिए आए हैं। सरपंच हैरान होकर डॉक्टर के सर्वे के बारे में पूछता है। हमारे गांव में सर्वेक्षण किस चीज का सर्वेक्षण डॉक्टर? आप पहले अपने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, मैं एक साथ अपने आने का कारण सभी गांव वालों को बताऊंगा। डॉक्टर के कहने पर सरपंच ने पूरे गांव में सर्वेक्षण की बात बता दी और सभी को गांव के सरकारी स्कूल के पास इकट्ठा होने को कहा। अरे सरपंच जी, आपने हमें एक जगह क्यों बुलाया? अरे कोई समस्या तो नहीं है? गांव वालों की बढ़ती बात को देखकर सरकारी डॉक्टर फौरन आगे आते हुए कहता है। मैं पिछले एक हफ्ते से आपके गांव के बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स ट्रैक कर रहा हूं। मैंने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों से आपके गांव के बच्चों में निमोनिया के लक्षण दिख रहे हैं। हमारी टीम आपके गांव में यह पता करने आई है कि अचानक से इस गांव के बच्चे बीमार कैसे पड़ने लगे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर भीड़ में से एक बुढ़ी जोर से कहती है। अरे बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? आजकल की माँ अपने बच्चों का ध्यान कहाँ रख रही है, बस अपने फोन में लगी रहती हैं। मुझे शक है कि आपके गांव में सब बच्चों का बीमार होने के पीछे कोई बड़ी वजह है। हम सभी बच्चों और आप लोगों के खून की जांच करेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सभी गांव वाले डर जाते और पीछे हटते हुए कहते हैं। अरे हम अपना खून नहीं देंगे, हम ऐसा कोई बीमार नहीं है। स्कूल के बाहर जमा हुई भीड़ एक साथ डॉक्टर की बात का विरोध करने लगते हैं। तभी भीड़ में निकलकर लावण्या डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर, मैं आपको बच्चों की बीमार होने की वजह बताती हूँ। सभी गांव वाले इस कड़ाके की ठंड में भी अपनी अपनी छतों पर सोते हैं और जबरदस्ती बच्चों को भी अपने साथ सुलाते हैं, जिस वजह से सभी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। लावण्या की बात सुनकर डॉक्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो गांव वालों से कहता है। इस कड़कड़ाती ठंड में आप लोग छतों पर कैसे सो सकते हैं? आप लोगों को अपने घर में सोना चाहिए। डॉक्टर की बात गांव वालों को पसंद नहीं आती है। अरे छतों पर सोना हमारी परंपरा है, हमारे बड़े बुजुर्ग बचपन से छतों पर ही सोते आ रहे हैं। आप लोगों की छतों पर सोने की वजह से ही गांव के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो बचपन से छत पर सोते आ रहे हैं और हमारे बच्चे हमारे साथ छत पर सोते हुए बड़े हो गए। रामप्रसाद की बात गांव की किसी औरत को पसंद नहीं आती है। तभी डॉक्टर रामप्रसाद और पूरे गांव वालों से कहते हैं। आप लोग जिस समय की बात कर रहे हैं उसे समय सभी बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता था, पर आज के समय में पहले जैसी बिना मिलावट वाली, बिना केमिकल की चीज नहीं मिलती। गांव वालों को डॉक्टर की बात समझ में आती है और गांव वाले थोड़े नरमी से पेश आते हुए कहते हैं। अरे कुछ भी हो, पर हम लोग छतों पर सोना नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये हमारे बुजुर्गों की परंपरा है। दिन भर के थकान के बाद जब हम अपने दोस्तों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है। रामप्रसाद की बात खत्म होते ही भीड़ में से एक और दीनू निकलकर कहता है। और साथ ही आज के जैसे भीड़ भाड़ वाले जमाने में भी सारे गांव वाले अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ रात के समय अपना सुख दुख बांट पाते हैं। अरे वही तो, ये राज है जिसकी वजह से हमारे गांव के लोगों में भाईचारा बना हुआ है। गांव वालों की परंपरा के बारे में जानकर डॉक्टर चौंक जाता है और मामले की गंभीरता समझते हुए गांव वालों से कहता है। मैं नहीं जानता आप लोग क्या करेंगे, पर अगर आप लोग इसी तरह छत पर सोते रहेंगे तो बहुत जल्द सारा गांव बीमार पड़ जाएगा और वो दिन दूर नहीं है कि मुझे अपनी टीम को गांव में बुलानी पड़ेगी। उसके बाद आगे होने वाली परेशानियां आप लोग झेल नहीं पाएंगे। डॉक्टर अपनी बात बोलकर पीछे हट जाता है और स्कूल के अंदर जाकर बीमार बच्चों को चेक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले डॉक्टर की बात पर चर्चा करने लगते हैं। अरे ये भला कैसी बात हुई? ये तो हमारी मर्जी, हम जहां भी सोएं, जैसे भी सोएं। मामले की गंभीरता गांव वालों को समझाने के लिए डॉक्टर को गांव में लावण्या ने ही बुलाया था और गांव वालों की गुस्से भरी आवाजों को सुनकर लावण्या आगे बढ़कर कहती है। अगर आप लोगों को मिलजुल कर ही रहना है तो सिर्फ छत पर सोना ही एक आखिरी उपाय नहीं है। ये क्या कह रही हो लावण्या बहू? तुम्हें तुम्हारी गांव की परंपरा अच्छे से पता है। हाँ माँ जी, पर अगर गांव के बच्चे ही बीमार हो जाएंगे तो हमारे गांव की परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा? लावण्या की बात सुनकर भीड़ से फुसफुसाने की आवाज बंद हो जाती है और सभी एक टक लावण्या को देखते हुए लावण्या की बात सुनने लगते हैं। मेरे पास हमारे गांव की परंपरा और हमारी परंपरा के पीछे छुपे कारण को बचाए रखने का एक बहुत आसान उपाय है। क्या उपाय है बहू? हमारे गांव की परंपरा को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लावण्या मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहती है। बहुत तरीके हैं बाबूजी।
हम छतों पर सोने की जगह शाम को या रात को एक साथ बैठकर बातें कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार खाने पीने का प्रोग्राम रख सकते हैं। छुट्टियों के दिन हम गांव में खेलों का आयोजन कर सकते हैं। साथ ही एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। लावण्या की बात खत्म होते ही पीछे से डॉक्टर की टीम आगे आती है। आई एग्री विद यू लावण्या, गुड आइडिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। मैंने सारी रिपोर्ट तैयार कर ली है, बहुत जल्द गांव के सरकारी अस्पताल में दवाइयां पहुंच जाएंगी। डॉक्टर लावण्या से हाथ मिलाकर अपनी टीम के साथ चला जाता है। वहीं गांव वाले लावण्या की बात मानकर ठंड भरी रातों में छत पर सोना छोड़ देते हैं।